नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 94 में आपका स्वागत है। और ये जो एमसीक्यूज़ है वो एंथोनी गिडेंस से संबंधित है। आपने देखा है कि एंथोनी गिडेंस आधुनिक थिंकर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंथोनी गिडेंस संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें मैंने उसको समाहित करने का प्रयास किया है, तो इसको अच्छे से कंठस्थ कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक समाज को रिफ्लेक्स सोसाइटी यानी परावर्ती समाज किसने कहा। तो परावर्ती समाज का मतलब आप पहले जान लीजिए। परावर्ती समाज का मतलब होता है कि वह समाज जिसका रिफ्लेक्शन किसी दूसरे समाज पर पड़े, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब किसी दूसरे समाज पर पड़े। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो संस्कृति है वो लोक संस्कृति है। लोक संस्कृति का मतलब होता है कि प्रत्येक विश्व की, पूरे विश्व की एक ही कल्चर, एक ही संस्कृति बन गई है। तो जब भी किसी देश में कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है। ठीक है, कोई आविष्कार हुआ तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ा, कोई भी चीज़ हुई तो उसका प्रभाव, यानी कोई घटना है, कोई बर्बरता के साथ किसी की हत्या कर दी गई किसी देश में हुई और वह उसका जो प्रभाव है वो दूसरे देशों पर पड़ा, उसी टेक्निक के आधार पर और भी हत्याएं होने लगी। ठीक है, तो परावर्ती का मतलब होता है कि एक देश में होने वाली घटना, एक देश में होने वाला कोई भी कृत्य जिसका प्रभाव दूसरे देशों पर तत्काल पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की तरह होता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर टॉर्च चलाए और उसका प्रतिबिंब इस तरह से पड़ता है, तो वही चीज़ होती है कि कोई देश होता है, घटना यहाँ घटी और इसका प्रतिबिंब अनेक देशों में, कई कई देशों में ऐसे फैलता चला गया, इसीलिए इसको परावर्ती समाज कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज, रनवे सोसाइटी किसने कहा है। तो ये एंथोनी गिडेंस ने कहा है। ठीक है, इसका भी एंथोनी गिडेंस ही रहेगा। तो रनवे सोसाइटी इन्होंने क्यों कहा आधुनिक समाज को आधुनिक समाज को रनवे सोसाइटी कहने का मतलब ये है इनका कि आधुनिक समाज एक ऐसा समाज है जिसमें किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास बिल्कुल समय नहीं, सभी भागम भाग में लगे हैं और जीवन को लोग बिल्कुल व्यस्त रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको रनवे सोसाइटी कहा है कि एक भगोड़ा समाज है, ये भाग रहा है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास, अपनों के पास बैठने का समय नहीं है, किसी व्यक्ति के पास किसी मनोरंजन का जो समय, जैसे मान लीजिए किसी को पेंटिंग पसंद है, अपने खाली समय में पेंटिंग बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास समय नहीं बचता कि वो अपने शौक़ को पूरा कर सके, अपनी हॉबी को वो समय दे सके। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं लोग, बिल्कुल भागम भाग वाली ज़िंदगी रहती है। बस किसी तरह से आए, नाश्ता किए सुबह और एकदम दौड़ दौड़ के सब काम करना है, फिर शाम को आए तो भी ऑफिस या फिर संस्था का जो भी काम रहता है उसको ही करना होता है। तो किसी तरह से लोग अपना बस सोने वाला टाइम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको भगोड़ा समाज उन्होंने कहा था, उनके कहने का मोटिव ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने उत्तर आधुनिकता के स्थान पर पछैती पूंजीवाद शब्द का प्रयोग किया। तो उत्तर आधुनिकता के स्थान पर पछैती पूंजीवाद का प्रयोग किया तो एंथोनी गिडेंस ने किया था। इन्होंने कहा था कि आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता का मतलब है उत्तर आधुनिकता के बाद की स्थिति। ठीक है, आधुनिकता जो था उसके बाद की जो स्थिति थी उसको ही उत्तर आधुनिकता कहा गया है। लेकिन एंथोनी गिडेंस ने कहा कि नहीं, ये उत्तर आधुनिकता नहीं है बल्कि लेट मॉडर्निटी है और ये पूंजीवाद के बाद का की स्थिति है, पूंजीवाद के पीछे की स्थिति, यानी आगे का जो चैप्टर वो तो निकल गया है, आगे उसके बाद के जो इतिहास के काल चलते हैं वो चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पछैती पूंजीवाद कहा था, यानी आधुनिकता बीत गई है, आधुनिकता का प्रारंभिक स्तर बीत गया है और ये जो है आधुनिकता का बाद का स्तर चल रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करते हुए जगरनाट शब्द का प्रयोग किया। तो एंथोनी गिडेंस ने क्या किया, आधुनिकता की उन्नत अवस्था का प्रयोग करते हुए, उन्नत अवस्था मतलब इन्होंने चरमोत्कर्ष बताया कि आधुनिकता चरमोत्कर्ष पर जब होगी तो जगरनाट यानी विनाशकारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखिए विनाशकारी में क्या है, अपना जो स्थानीय कल्चर है वो नष्ट हो जाता है, लोग लोक कल्चर को मानने लगते हैं, वैश्विक कल्चर को मानने लगते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, यानी इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। और विनाशकारी का मतलब है पूरी तरह से संवेदनाहीन लोग होकर अपने कामों में ही व्यस्त एक मशीन की तरह हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मनुष्य का विनाश इसमें हो जाता है। ये बात किसने कही है, एंथोनी गिडेंस ने कही है। तो इसमें देखिए इन्होंने बताया कि कौन सा संरचनाकरण सिद्धांत का केंद्र नहीं है। तो संरचनाकरण सिद्धांत का केंद्र जो नहीं है वो है नियम। ठीक है, उन्होंने बताया था क्रिया, संस्था और संरचना, इन तीनों के आधार पर ही संरचनाकरण कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, किसी संस्था के नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई टीचर है वो अपने कॉलेज की, स्कूल के नियमों के अनुसार बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इससे क्या होता है कि कॉलेज की जो संरचना है वो बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखिए नियम सम्मिलित नहीं है, क्रिया, संस्था के अनुसार क्रिया, यानी जो नियम है
जो संस्थागत नियम है उसी संस्थागत नियमों के अनुसार क्रिया की जाती है, यानी समाज के अनुकूल जो नियम है उन्हीं के अनुसार क्रिया की जाती है। और इससे क्या होता है कि संरचना बनती है, पुनः बनती है और बनती ही रहती है आगे। ठीक है, इसी को उन्होंने संरचनाकरण कहा है। और यदि आपको और भी ज़्यादा डीप में जानना हो तो एंथोनी गिडेंस का एक चैप्टर बन चुका है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए एंथोनी गिडेंस ने अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में किसको महत्व दिया। तो उन्होंने देखिए किसको महत्व दिया, ना तो उन्होंने व्यक्ति को केवल महत्व दिया, ना ही समाज को केवल महत्व दिया, उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों की बात की। ठीक है, मान लीजिए संस्थागत नियम है किसी भी, मान लीजिए हिंदू धर्म का ही विवाह का नियम है। ठीक है, विवाह का नियम हो गया, चाहे किसी श्राद्ध का ही नियम ले लीजिए। तो उसका जो नियम होता है उस नियम को केवल ऐसे ही रहने दिया जाए, कोई व्यक्ति ना हो समाज में, तो वो नियम नहीं काम करेगा। ठीक है, उसी तरह से यदि केवल व्यक्ति हो, कोई नियम ना हो, तो वो भी मनुष्य न रहकर पशु बन जाएंगे। तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। केवल नियम रहेगा तो भी उसका कोई मूल्य नहीं, और केवल व्यक्ति रहेंगे, कोई नियम नहीं रहेगा तो भी उसका कोई मूल्य नहीं, संरचनाकरण नहीं होगा। तो संरचनाकरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि संरचनाकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। यहाँ संरचना के बनने की बात की जा रही है। और संरचना बनेगी कब, जब व्यक्ति समाज के नियमों के अनुकूल आचरण करके उसी के अनुसार कार्य करेगा तो संरचना बनेगी। ठीक है, इसमें व्यक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है और समाज का भी। दोनों में से यदि कोई एक ना रहे तो संरचनाकरण संभव नहीं है, यह बात एंथोनी गिडेंस ने कही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामाजिक संरचना को बाध्यतामूलक न मानकर सहायतामूलक किसने माना। तो एंथोनी गिडेंस ने सामाजिक संरचना को बाध्यतामूलक नहीं माना। उन्होंने माना कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों पर दबावमूलक प्रभाव नहीं डालती, जैसा कि दुर्खीम ने कहा है। ठीक है, इन्होंने सहायतामूलक माना कि सामाजिक संरचना जो है वो हमारे हेल्प के लिए बनाई गई है, हमारे सहायता के लिए है, और इसी के आधार पर ही हमारे कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, ये बात एंथोनी गिडेंस की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने कहा कि संरचना और सामाजिक क्रिया एक सिक्के के दो पहलू है। तो ये बात एंथोनी गिडेंस ने कही। मैंने अभी आपको बताया था कि संरचना के बिना व्यक्ति नहीं रह समाज के नियम तब तक कार्य नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति ना हो, और व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज के नियम ना हो। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है, तो संरचना और क्रिया, क्रिया कौन करेगा, व्यक्ति। क्रिया से यहाँ पर तात्पर्य जो है व्यक्ति से है, क्योंकि व्यक्ति नहीं रहेंगे तो क्रिया नहीं होगी। और संरचना का मतलब है कि व्यक्ति के द्वारा समाज के नियमों के अनुकूल जब आचरण किया जाता है तो समाज में कुछ छोटे छोटे चेंजेस आते हैं और उसी के आधार पर नई नई संरचनाएं बनती हैं। इसी को एंथोनी गिडेंस ने कहा है। तो एक सिक्के के दो पहलू के अंतर्गत व्यक्ति और समाज दोनों आएगा, और इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो यही चीज़ निकल के आ रही है कि व्यक्ति और समाज क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो एंथोनी गिडेंस को लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एंथोनी गिडेंस के अनुसार संरचना क्या है। तो गिडेंस के अनुसार संरचना अभिनेता के व्यवहार के प्रतिमान और मानक, या फिर अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन, या मूल्य और आदर्श जो व्यक्ति के आचरण को विनियमित करते हैं, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के दौरान बनने वाले समूह। ठीक है, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन सही है, क्योंकि अन्योन्य क्रिया यानी जो अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन, अभिनेता जो होता है वो संसाधनों का यूज करता है, नियमों का यूज करता है, उसके द्वारा अपनी क्रिया को संपादित करता है, जिससे क्या होगा, जिससे सामाजिक संरचना बनती है। ठीक है, संरचनाकरण का सिद्धांत इसमें समाहित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण के सिद्धांत में किसकी आलोचना की। तो किसकी आलोचना की थी उन्होंने, उद्विकास और प्रकार्यवाद। ठीक है, क्योंकि ये जो थे ये पूरी तरह से रूढ़िवादी मानसिकता पर आधारित थे। जो प्राचीन काल में जो चीज़ें बनी थी कि हाँ किसी चीज़ का उद्विकास एक सीधी रेखा में होता है, तो ये बात था। और बाकी प्रकार्यवाद था, तो इसमें भी परिवर्तन की बात नहीं कही है। जो चीज़ें पहले बनी हैं केवल वो चीज़ उसी तरह से कार्य करे, इसकी बात कही गई है प्रकार्यवाद में। और इसी के विपरीत जो एंथोनी गिडेंस ने बोला कि नहीं, प्रकारवाद ऐसा नहीं कि समाज में जो एक बार बन चुका है उसी के लीक के अनुसार ही कार्य होगा। समाज में जो नियम बन चुका है, जो एक बार संरचना बन चुकी है, उसमें परिवर्तन भी आता रहता है व्यक्ति की क्रियाओं के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने दोनों की आलोचना की, दोनों के विपरीत व्यवहार दिया अपना, और इसको उन्होंने संरचनाकरण सिद्धांत में प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि यह कथन किसका है कि गिडेंस का सिद्धांत द्वैतात्मकता के स्थान पर द्वैतवाद है। तो द्वैतात्मकता में क्या था, व्यक्ति या समाज की बात थी, और द्वैतवाद में दोनों को एक ही में समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत, ये जो कथन है कि एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत द्वैतात्मकता के स्थान पर द्वैतवाद पर आधारित है, ये कथन दिया था मॉर्गन ऑर्चर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत उस सामाजिक व्यवस्था के सृजन और पुनर्प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है। ठीक है, तो किसका सिद्धांत? तो इसमें देखिए क्या बात की गई है, सामाजिक व्यवस्था के सृजन, यहाँ सृजन की बात की गई यानी संरचनाकरण, और पुनर्प्रस्तुति यानी संरचना के पुनर्निर्माण की बात की गई है, पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ता यानी व्यक्ति और समाज दोनों पर आधारित है। तो देखिए सीधा बात इसमें जो निकल के आ रही है वो संरचनाकरण की बात की जा रही है कि संरचनाकरण है क्या, किसने सिद्धांत दिया? तो एंथोनी गिडेंस ने दिया। ठीक है, इसमें देखिए ये बात कही गई सामाजिक व्यवस्था के सृजन यानी संरचना के बनने की बात की जा रही है, और पुनर्प्रस्तुति यानी संरचना के पुनः बनने की बात की जा रही है। संरचना जो है वो टूटती रहती है, बनती रहती है, फिर से बनती है, पुनः बनती है और एक नई संरचना बनती है, और उस संरचना के विपरीत फिर से संरचना बन जाती है। इस तरह से चीज़ें जो होती है, संरचनाकरण हमेशा समाज में व्याप्त होता है, ये बात एंथोनी गिडेंस ने कही है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि संरचनाकरण सिद्धांत में गिडेंस निम्न में से किस पर केंद्रित करते हैं? तो एंथोनी गिडेंस जो है वो संरचनाकरण के सिद्धांत में किस पर केंद्रित है? संरचना द्वैत पे। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी कम परेशानी ना हो तो द्वैतात्मकता आएगा या फिर द्वैतवाद आएगा या फिर संरचना द्वैत आएगा। संरचनात्मक द्वैतवाद और संरचना द्वैत दोनों में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लें। इंग्लिश वर्जन में जब भी ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात आती है कहीं पे भी, ठीक है, तो ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। संरचनाकरण में ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात की गई कि व्यक्ति और समाज दोनों यदि मिलजुल कर रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे, एक दूसरे के अनुकूल कार्य करेंगे तो ही समाज बनेगी। ठीक है, और संरचना जो है बनती रहती है। समाज में एक संरचना बनी, फिर उसमें कुछ चेंजेस आए, फिर लोगों ने और अलग ढंग से कार्य करना शुरू किया, तो संरचना में पुनः बार बार निर्माण होता रहता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण, जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है, के परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है? तो इसमें देखिए जो बात कही जा रही है कि संरचना और अभिकरण यानी संरचना, अभिकरण का मतलब क्या है? जो नियम संसाधन है वो, जिसमें प्रमुखता किसी एक चीज़ को प्रमुखता नहीं दी गई है कि संरचना को प्रमुख माना जाए या फिर व्यक्ति की क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना जाए, दोनों को बराबर माना गया है। ठीक है, तो इस संबंध को परस्पर एक दूसरे के विवरण के आधार पर जो आगे बढ़ता है, तो ये किसने कहा है? तो एंथोनी गिडेंस ने कहा है। ठीक है, ये एंथोनी गिडेंस के संरचनाकरण के सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रहा है। तो याद रखिएगा जब भी कोई कोटेशन या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें निकल के क्या आ रहा है, थीम क्या निकल के आ रही है, क्या चीज़ कहने की कोशिश की जा रही है, किसके विचारों से ये मैच हो रहा है। ठीक है, अब उसको लगा दीजिए, आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अति निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? तो अति निर्धारणवाद कहिए चाहे अति निश्चयवाद कहिए, ये बात अल्थुजर ने कही है। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी पुस्तक एंथोनी गिडेंस द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है? कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, ये तो है, बिल्कुल है। इमाइल दुर्खीम भी है। द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, ये भी है। जबकि ऑर्डर ऑफ थिंग्स ये नहीं है, ये जो है मिशेल फूको की पुस्तक है। तो इसमें देखिए नहीं पूछा गया है कि कौन सी नहीं लिखी गई है, तो ऑर्डर ऑफ थिंग्स सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो एंथोनी गिडेंस की नहीं है बल्कि मिशेल फूको की है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और अभिकरण यानी एजेंसी की अंतःक्रिया के परिणाम रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण का किस रूप में वर्णन किया जा सकता है? तो देखिए इसमें भी पूरी तरह से संरचनाकरण की बात कही जा रही है कि संरचना और अभिकरण की अंतःक्रिया यानी जो क्रिया होती है संरचना और अभिकरण के आधार पर के परिणाम रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण का किस रूप में, यानी संरचना निर्धारण यानी संरचना बन रही है। ठीक है, तो ये टोटल देखा जाए तो ये संरचनाकरण की बात की जा रही है, ये टोटल जो है की जा रही है संरचनाकरण की बात। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि संरचनाकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग ढंग से संरचनाकरण के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गिडेंस ने 3 प्रकार के नियमों और संसाधनों और तदानुरूपी प्रक्रियाओं की व्याख्या की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, पहचान कीजिए। तो नियम और संसाधन हो गया, प्रक्रिया हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नियम और संसाधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसको देखना है। तो इसमें देखिए जो नियामक होता है, नियामक वैधिकरण में आता है। ठीक है, नियामक जो है वो वैधिकरण में आएगा, और विभाजन और प्राधिकृत की बात की जाए तो वो आएगा प्रभुत्व में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुत्व की बात की जा रही है।
व्याख्यात्मक का मतलब अर्थ है, ठीक है, अर्थ की हम व्याख्या करते हैं। तो नियामक का मतलब, नियामक मतलब क्या है, वैधिकरण, वैधता, ठीक है, जो नियम वैधिकरण होता है, वैध होता है, समाज में केवल उन्हीं नियमों को हम मानते हैं, उन्हीं नियमों को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। विभाजन और प्राधिकृत की बात, यहाँ प्रभुत्व की बात की जा रही है, ठीक है। अलग अलग स्तरों में विभाजन होता है, छोटे से बड़ा पद होता है, उसमें प्रभुत्व के आधार पर विभाजन होता है। अर्थ की हम व्याख्या करते हैं, समाज में जो व्याख्यात्मक अर्थ होता है संबंधों का, नियमों का, तो उसके आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंथोनी गिडनेस द्वारा बताया गया आधुनिकता की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। तो आधुनिकता की विशेषता में कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए, समय और स्थान की पृथकता, ये बिल्कुल है। जैसे एंथोनी गिडेंस ने कहा था कि आधुनिक समय में क्या है कि समय और स्थान बिल्कुल पृथक है, ठीक है। हमको मान लीजिए जाना है 200 किलोमीटर दूर, हमको कोई मैसेज पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ तक जाने के लिए जो पहले के संसाधन होते थे वो 2-4 दिन लग जाते थे, ठीक है, एक एक हफ्ते लग जाते थे। लेकिन अब के संसाधन ऐसे हैं कि कुछ ही सेकंड में वो हमारा जो मैसेज है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इससे क्या होता है कि समय और स्थान बिल्कुल पृथक हो चुके हैं। समय के स्थान पर आधार पर हम स्थान की नहीं व्याख्या कर सकते कि वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की असन्निहितता, ठीक है, ये भी बिल्कुल है। सामाजिक व्यवस्था जो है बिल्कुल समाहित है, कई उसमें कई नियम हैं, कई चीज़ें हैं। आधुनिक समाज की परावर्तकता, आधुनिक समाज परावर्तक है, मैंने अभी आपको बताया कि समाज में एक देश में होने वाली घटना दूसरे देशों में या फिर दूसरे समाजों को बहुत जल्दी से प्रभावित कर देती है। आधुनिक समाज के संस्थागत आयाम, आधुनिक समाज के कुछ नियम हैं, कुछ आयाम हैं जो संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, संस्थाओं के द्वारा निर्धारित भी होते हैं, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर ई जो है सार्वभौमिक मानकों का पालन, ये जो है ये नहीं है, क्योंकि एंथोनी गिडेंस ने स्थानीयता की बात की थी कि जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, प्रत्येक स्थान पर जो स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कल्चर होता है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। तो सार्वभौमिक नियम नहीं है, हर स्थान पे अलग अलग नियम हैं, अलग अलग मानक है, अलग अलग संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि आधुनिकता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो सार्वभौमिक मानकों का पालन जो है वो आधुनिकता की विशेषता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एंथोनी गिडेंस ने अपने किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये जो कोटेशन है, ये जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संरचनाकरण का सिद्धांत उन्होंने किस में दिया था। तो उन्होंने देखिए अपने पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में संरचनाकरण का सिद्धांत दिया था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि संरचनाकरण ही ज़्यादा उनका पूछता है। तो संरचनाकरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको मैंने देने का प्रयास किया है। इसके बाहर के प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक में एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की MCQ है, MCQ की जो सीरीज़ थी उसका आंसर की है ये, एक बार देख लीजिएगा इसको। और आपकी जो आगामी होने वाली परीक्षाएं हैं उसके संबंध में शुभेच्छा के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।